हेलो एवरीवन। ओकुल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ये टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और ये न सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बल्कि अन्य भी जो स्टेट सर्विसेज हैं उसमें भी काफ़ी महत्व रखता है। चाहे वो आप इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देख लें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, एंड यू कैन आल्सो डिस्कस द मेन एग्जामिनेशंस टू, और इंटरव्यूज़ एंड ऐसे राइटिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो अगर हम इसको समझना चाहें इस सब्जेक्ट को कि इसका यूपीएससी के पेपर में क्या महत्व है, तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रीलिम्स प्री और एक है मेंस एग्जाम और एक है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में भी इसमें जो है फैक्ट बेस्ड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज हैं और उनसे रिलेटेड जो है 7 से 8 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और मेंस में भी अभी हम इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे आगे। और इंटरव्यूज़ के में भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। इससे राइटिंग में आप इससे रिलेटेड जो एसेज पूछे जाते हैं, लाइक बहुत सारे एसेज पूछे जाते हैं, हम अभी इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना क्लास इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 और डिस्कस करते हैं इसके कुछ पहलुओं को, सिलेबस को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड एमफिल फ्रॉम द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU न्यू दिल्ली एंड pursuing PhD from the School of International Studies JNU New Delhi, of course, and written UPSC mains and faced interviews also, and presented my research paper in the National Young Researchers Conference on International Studies, and also I have cleared UGC NET JRF examinations. So let's start with our discussion of the syllabus, और फिर हम आगे इसके क्लासेस के और भी वीडियोस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा इसके ट्रेंड को एक चीज़ देख लेते हैं। 3 सालों में, पिछले सालों में जो यूपीएससी में पूछे गए हैं उसके ट्रेंड को देखना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2008 में यूपीएससी जीएस पेपर 2 के मेंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, और 2019 में 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, और 2020 में 55 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल है इसका। और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है स्कूल से, तो इसमें काफ़ी स्कोर भी बनते हैं, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ को देखें तो CSE 2020 में इंटरनेशनल रिलेशंस का ट्रेंड एनालिसिस अगर हम यहाँ पे करें तो देखेंगे कि जो इंडिया के नेबर्स कंट्री, नॉन नेबर्स कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से 40% क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अराउंड 25% जो है नॉन नेबर्स कंट्रीज यानी ग्लोबल पावर्स के बारे में ही पूछे गए हैं। सेम ऐसा ही कुछ ट्रेंड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जो 18 और 20 में है। 18 में आप देखोगे कि इंटरनेशनल जो नॉन नेबर्स हैं उससे अराउंड 50% क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड की दुनिया के अदर कंट्रीज से रिलेटेड है। और जो 2019 है उसमें भी अराउंड 40% क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 29 में जो है 2019 में 50% क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2018 में 30% क्वेश्चन। सो आप इस टॉपिक की महत्व को समझ रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हम अब सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो कुछ इस प्रकार से है। यूपीएससी ने काफ़ी छोटा सिलेबस दिया है, लेकिन अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस बन जाएगा। आइए हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया गया है। सिलेबस में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, भारत और उसके पड़ोसी देश
पड़ोसी देश इंडिया के कौन कौन से हैं आपको मालूम ही होगा। जो सार्क के कंट्रीज हैं उनको मिला लीजिए, और जो सार्क के कंट्रीज को मिला लीजिए आप, अराउंड उतने ही हमारे जो नेबर्स हैं। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। बायलैटरल, द्विपक्षीय संबंध। रीजनल यानी ग्रुपिंग करके जो है, जैसे कि सार्क हो गया या बिम्स्टेक हो गया, या फिर बिम्स्टेक, BBIN, दिस काइंड ऑफ ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन हो गया एंड ब्रिक्स हो गया। इस तरीके के ग्रुपिंग्स को डिस्कस करेंगे, को पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ऐसे एग्रीमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं जिसमें इंडिया को शामिल किया गया है, या इंडिया को जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट होता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, और इसी से निर्धारित होगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। और इसमें और भी जो चीज़ें दी गई हैं उसमें है इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया। जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इंडियन डायस्पोरा, विदेशों में रहने वाले भारतीय, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इंडियन डायस्पोरा, इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो पूरा सिलेबस है ये यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, और अगर हम इस सिलेबस को डिकोड करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी तस्वीर बन के आती है, जिससे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में ही ये सारे जो सिलेबस है उसका इंडिया से ही रिलेटेड है, इंडिया के ही अराउंड में घूम रहा है। तो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इवोल्यूशन और चैलेंजेस हम डिस्कस करेंगे इसमें। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंक्लूडिंग नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट्स, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड गुजराल डॉक्ट्रिन। ये एक बेसिक मतलब बेस प्रदान करते हैं हमारी जो विदेश नीति जो इवॉल्व हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसको बेस तैयार करते हैं, और इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। हमारी जब आज़ादी हुई थी, जब हम आज़ाद हुए थे, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एक पंचशील के सिद्धांत पर, जो चाइना के साथ हमने एडॉप्ट किया था, उस पर निर्धारित की गई थी। और पंचशील जो है हमारे हेरिटेज वर्ल्ड जो एंशिएंट और जो वैल्यूज़ थे उस पर बेस्ड था। इसमें एंशिएंट बौद्धिक, आपको बुद्धिज़्म का भी इफेक्ट दिखाई देगा, एंड गांधी के विचारों को भी इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। तो हम इसको ब्रॉडली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमारे भारत की जो विदेश नीति है कैसे इनसे इवॉल्व होती है। और फिर है डिटर्मिनेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जो भारतीय विदेश नीति है उसके निर्धारक और उसकी चुनौतियाँ। निर्धारण में हमने एक नेशनल इंटरेस्ट की बात अभी करी थी, तो नेशनल इंटरेस्ट तो है ही फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों आगे की क्लासेस में, तो यहाँ पे हम बस सिलेबस को ही डिस्कस करते हैं। एक तो ये नेशनल इंटरेस्ट हो गया, सिक्योरिटी एंड अदर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ द कंट्री, पीपल, एंड ये सारी डिटर्मिनेंट्स हैं, और चैलेंजेस भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड इस सिलेबस में रिसेंट पॉलिसीज़, जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। रिसेंट पॉलिसीज में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पहले पड़ोसी देश। पहले पड़ोसी देश ये एनडीए गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है। इसमें क्या है कि जो हमारे जैसा कि आपने देखा था कि कुछ समय पहले तक मालदीव, नेपाल और जो हमारे पड़ोसी देश थे वो एक तरीके से बहुत ही मतलब उनका रिएक्शन काफ़ी वियर्ड हो गया था। वो इंडिया से मालदीव ने हमारे साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए थे। श्रीलंका का चाइना की तरफ झुकाव, नेपाल का चाइना की तरफ झुकाव, इस तरीके की चीज़ों से क्या हुआ कि जो हमारी जो नेबरहुड पे जो हमारा प्रभाव था वो कम होता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो इस गवर्नमेंट ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर के आई है,
और हम इस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे बिग ब्रदर सिंड्रोम्स जो हमारे पड़ोसी देशों को रहता है। इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस करके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक इन्हेंस्ड वर्जन आप कह सकते हैं, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी 1990s के दशक में शुरू किया गया था। जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी उनके साथ रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको और भी एग्रेसिव रूप में और इन्हेंस्ड रूप में लागू करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में लेकर के आया गया है। लिंक वेस्ट पॉलिसी, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी है जो कि करंट गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही है। वेस्ट का मतलब है पश्चिमी देशों के साथ जुड़ाव, क्योंकि पहले जब हम लोग वेस्ट करते थे तो हमने वेस्ट को निगलेक्ट किया था, लेकिन अब वेस्ट के साथ साथ लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट एंड लिंक विद द वेस्ट पॉलिसी दोनों साथ साथ चलेंगी। तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड गुड इनिशिएटिव। इंडियन ओशन आउटरीच, इंडियन ओशन को आप जैसा कि मालूम है कि इंडिया का जो है, जो ये हिंद महासागर है या इंडियन ओशन है, उसमें इंडिया का सेंट्रल पोजीशन है। तो इसलिए जो है ये इंडियन ओशन आउटरीच को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से भारत की पॉलिसी है इस पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए। सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर डिप्लोमेसी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट यानी कि मृदु एंड हार्ड यानी कि कठोर, सॉफ्ट पावर पॉलिसी एंड हार्ड पावर डिप्लोमेसी। इसके साथ साथ कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हम इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। स्मार्ट पावर एंड शार्प पावर, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिफेंस एंड न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस चूँकि आपको मालूम है कि इंडिया जो है हमारा इसरो जो है वर्ल्ड का एक लीडिंग और उभरता हुआ और आई थिंक इट हैज़ मैच्योर्ड इनफ नाउ। तो स्पेस डिप्लोमेसी जो है भी एक महत्वपूर्ण पहलू है भारत की विदेश नीति का। पैरा डिप्लोमेसी भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभर रहा है, जिसमें कि स्थानीय मुद्दों को ग्लोबल बनाया जाता है। इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, इसके सारे पहलुओं को, एक जो रीजनल इश्यूज को ग्लोबल बनाने की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है। मिडिल पावर कोलिजन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इससे आगे के क्लासेस में। मिडिल पावर का मतलब होता है जो कि दुनिया को हम अगर 3 भागों में बांट सकते हैं, तो एक वीक पावर हो सकता है, एक ग्रेट पावर हो सकता है एंड एक वर्ल्ड पावर हो सकता है, जो कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ऑर्डर का। उसमें ये मिडिल पावर्स में आ सकती हैं कंट्रीज़, जो ग्रेट पावर कंट्रीज हैं, और या उसके बीच में जो कंट्रीज निकलेंगी जैसे इंडिया के जैसे कंट्री मिडिल पावर्स के रूप में आ सकती हैं। तो मिडिल पावर्स के आपस में कोलिजन, लाइक इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इनके कोलिजन, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडियन डायस्पोरा भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का भारत की विदेश नीति को बनाने में और उसको प्रभावित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। हम डिस्कस करेंगे एनआरआईज के बारे में, पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन के बारे में, और इनकी जो रोल्स हैं, इनके क्या चैलेंजेस हैं, इनकी क्या चुनौतियां हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में हम डिस्कस करेंगे चाइना ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर, हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी है। अच्छा पड़ोसी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक पड़ोसी है, और इसके साथ भी भारत के संबंधों में बहुत ही सारे डायमेंशंस हैं सॉरी। उन डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन हैं उसमें क्या क्या पहलू हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स को डिस्कस करेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे, और ये कैसे इंडिया के लिए एक चुनौती है। मैरी टाइम सिल्क रोड को डिस्कस करेंगे, और इसको जानेंगे कि इंडिया इसे काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। और इंडिया का ट्रेड डिफिसिट है इसके साथ, उसको हम डिस्कस करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पहलुओं को। और अब आते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे हम। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट, जेके इशू, JNK इशू, टेररिज्म, और इंडस वैली पॉलिसी शिफ्ट, डिस्प्यूट ओवर द गिलगित बल्टिस्तान, और सीपेक इन द POK, और इनको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और भूटान,
के रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और हालांकि सारे महत्वपूर्ण ही हैं, और इंडिया नेपाल को डिस्कस करेंगे। भारत और भूटान की जो संबंध है वो उनको हम विन विन पॉलिसी से देख सकते हैं। विन विन पॉलिसी को भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया नेपाल के जो संबंध थे उसमें अभी हाल में कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, तो हम परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो उसमें को भी हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्प्यूट्स हैं और फ्लक्चुएशन टाइज इसमें क्यों है ऐसा। नेपाल स्टिल्स टुवर्ड द चाइना डिस्कस करेंगे, नेपाल चाइना ट्रांजिट एग्रीमेंट डिस्कस करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और भूटान के बारे में हम इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी भी डिस्कस करेंगे। म्यांमार के साथ हम डेमोक्रेसी इन म्यांमार एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है जब हम म्यांमार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जुंटा सरकार जो है बनी रहती थी, और कभी सरकार कूप हो जाता है तो कभी, मतलब ये अनस्टेबल डेमोक्रेसी है एक तरीके से। इसमें इंडिया का क्या रोल है इसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज बीइंग ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया और उसके पड़ोस में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो दिस इज़ रियली जो इंडिया के रोल है उसको बढ़ा देता है। स्कोप ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार इसमें डिस्कस करेंगे। रोहिंग्या के इशूज़ को डिस्कस करेंगे, और बुद्धिस्ट टूरिज्म को डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये है कुछ और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल कॉरिडोर इंडिया म्यांमार में बीच में है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश के साथ भी हमारा जो है रिलेशन अभी काफ़ी, और बांग्लादेश तो एक बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो इसके साथ संबंधों को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट डिस्कस करेंगे, और तिपाईमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो इनके बीच में हैं, और इंडिया चाइना के अप्रोचेस जो बांग्लादेश को लेकर के हैं। अफगानिस्तान के साथ डिस्कशन करेंगे, इंस्टेबिलिटीज़ इन अफगानिस्तान और रोल ऑफ इंडिया, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया कोऑपरेशन इन अफगानिस्तान, मॉस्को फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मालदीव के में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया श्रीलंका श्रीलंका रिलेशनशिप, फिशरमैन इशूज़, और ये सारी चीज़ें। इंडियन ओशन रीजन में हम इंडियन ओशन रीजन जो है, इंडियन ओशन रीजन में भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक इंडियन ओशन रीजन एंड द वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियाज न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडियन ओशन, इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव इंडियन ओशन में, और जो IORA है उसके 20 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक है पायरेसी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इंडो पैसिफिक के बारे में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, बिबिन जो ये भारत बांग्लादेश, और जो भारत बांग्लादेश इंडिया इन सब देशों को मिला करके जो नेपाल जो एक सब रीजनल ग्रुपिंग्स हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारे सिलेबस को कवर करता है। इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड का क्या हुआ कि पड़ोस का भी पड़ोस, लाइक ये इंडिया का अगर पड़ोस है तो उसके भी पड़ोसी देश, उसको हम एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी इंडिया का है। और विस्तारित पड़ोस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो विस्तारित पड़ोस में आपको गल्फ हमारे जो खाड़ी देशों तक हमारी जो सीमा चली जा रही है, और इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडिया वियतनाम, इंडिया आसियान, सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसीज़ एंड इंडिया मंगोलिया, ये सब हमारे जो हैं इस टॉपिक में एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। वेस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का जो रिलेशन है उसको डिस्कस किया जाएगा। वेस्ट इन एशिया फॉर इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट एशिया फॉर इंडिया, जो वेस्ट एशिया का इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए उसको डिस्कस करेंगे। चेंजेस इन वेस्ट एशियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रणनीतिक सोच में बदलाव, चाइना का इंगेजमेंट क्या है वेस्ट एशिया में और इंडिया के लिए क्या चुनौतियां हैं, रीजन्स बिहाइंड इंडियाज एक्टिव स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़। वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी इंडिया का वहाँ पे जाने का क्या कारण है और क्या महत्व है, और वो भी तब और विदाउट वहाँ पे इन्वॉल्व हुए इंडिया वांट्स टू लीड इटसेल्फ
विद देम। लेकिन इंडिया का जो मोटो है उसका एक कनेक्टिविटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेस्ट एशिया के साथ जुड़ने का। हम आगे की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, हम इसको डिस्कस करेंगे। शिया सुन्नी वीजेस इन वेस्ट एशिया, शिया सुन्नी जो विवाद है वेस्ट एशिया में। इम्पोर्टेंस ऑफ द सऊदी अरबिया, चैलेंज इन इंडिया सऊदी अरबिया रिलेशंस, फ्लाइट ऑफ इंडियन मिग्रेंट वर्कर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं वर्कर के रूप में, तो वहाँ से वो क्यों फ्लाइट कर रहे हैं और क्या क्या रीजंस हैं कि वो जो है उनका क्या रोल है हमारे जो देशों में हैं, रेमिटेंस जो वो इंडिया को भेजते हैं उसका क्या रोल है। दीज ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। और रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के बारे में भारत और यूएई के बीच में रिश्ते को डिस्कस करेंगे। मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप पावर पाइपलाइन, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जैसे कि इंडिया और अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीका या अफ्रीका यूनियन के कंट्रीज़ के साथ जो 54 कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का संबंध, इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड कनाडा, इंडिया एंड रसिया, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो विश्व के महत्वपूर्ण देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, उनमें क्या चुनौतियां हैं, उन संबंधों के आधार क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस को समाहित करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल इशूज, यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया का क्या रोल है इसमें इसका विस्तार कैसे किया जाना चाहिए, इंडिया क्यों चाहता है कि इसका विस्तार किया जाए, इंडिया के जो आर्गुमेंट्स हैं उसके ग्राउंड्स क्या हैं, दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डेवलपिंग कंट्रीज, उभरते हुए विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसमें इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, रसिया भी है, चाइना भी है एंड साउथ अफ्रीका भी है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे देशों का संगठन है, हालांकि ये उनकी सॉवरेनिटी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो एससीओ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको माना जाता है कि ये नेटो का एक तरीके से काउंटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड टीपीपी द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, WTO द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आर्कटिक काउंसिल, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, टेररिज्म एंड साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो विवाद हैं वियतनाम, चाइना और अन्य पड़ोस उन देशों के साथ, और इंडिया का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। और अदर्स जो हैं अन्य, उसमें भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इनको, जैसे कि मल्टी पोलर वर्ल्ड। पहले जो था कोल्ड वार में अगर हम देखें, एट द टाइम ऑफ कोल्ड वार के टाइम पे जो है दुनिया बाइपोलर थी। बाइपोलर का मतलब होता है दुनिया में दो शक्तियां थी, एक रूस रसिया USSR जिसको बोलते थे, एंड US अमेरिका। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया जब रूस का विघटन हो गया और अमेरिका एकमात्र शक्ति बन के उभरा। अब जो है दुनिया में जो ऑर्डर है फिर से बदल रहा है और वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, यानी पावर्स के कई सारे सेंटर्स उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डिस्कस किया जाएगा। इंडियाज़ नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी, जो ये रसिया से होते हुए एक कॉरिडोर आ रहा है यहाँ अरब सागर तक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में जो रणनीति, ये किस तरीके से इसका क्या डिप्लोमेसी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इमर्जिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज़ बीन अकॉर्डेड एसोसिएटेड मेंबर स्टेटस, इसको इंडिया को जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में मेंबर स्टेटस दिया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वाई RIC इज इम्पोर्टेंट एंड टू इंडिया एज JAI एंड ब्रिक्स। RIC दोस्तों, RIC जो है वो ब्रिक्स का ही RIC है, रसिया, इंडिया एंड चाइना की ग्रुपिंग है, जो एक ट्राईलेटरलिज्म, जैसे हम पढ़ते थे कि बाईलेटरल होता है, उसी तरह से ट्राईलेटरलिज्म है। 3 देशों के साथ संबंधों को ट्राईलेटरलिज्म के रूप में देखा जा रहा है। तो इसको, इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। और फिर जैसे कि जाई मतलब होता है जापान, अमेरिका एंड इंडिया, और ब्रिक्स का जो महत्व है, इसी तरीके से रिक का क्या महत्व है। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद। एंड करेंसी वॉर मतलब जो डॉलर की सुप्रीमेसी है उसको चाइना किस तरीके से चैलेंज कर रहा है और किस प्रकार से उसको जो है काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि पहले तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स को खोला, ओपन किया ग्लोबलाइजेशन के तहत, LPG सुधारों के तहत, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, अब जो है हमें जो है दुनिया के देश प्रोटेक्शनिज्म यानी खुद को, अपने बॉर्डर्स को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद पहले ग्लोबल लेवल पे पॉलिसीज बनते थे, अब अपने देश के इंटरेस्ट को अपने ही लोगों के लिए सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म है, इसको हम आगे और भी विस्तार से देखेंगे, इसके सारे पहलुओं को समझेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा सिलेबस। अब यहाँ पे हम कुछ सोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज डिस्कस करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है हम जो जिस सोर्स से मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है एक तो इंटरनेशनल रिलेशन की बुक है विनय कुमार मल्होत्रा की, ये उसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कवर फोटो। और इंटरनेशनल रिलेशंस द की कॉन्सेप्ट्स बाय टेरी ओ कैलेगन एंड मार्टिन ग्रिफिथ, स्टेफेन रोच, ये बुक का प्रीव्यू है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और इनके ही बेसिस पे हम अपना पूरा टॉपिक कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पे और भी बुक्स हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी बाई पुष्पेत पंत हम JNU के प्रोफेसर रह चुके हैं और ये उनकी बुक है, और काफ़ी मतलब सुलझे हुए इनके विचार हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। तो आप इस बुक को आप पढ़ सकते हो, इनके वीडियोस लेक्चर्स भी हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। हम इस पे बेसिस भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैलेंज फॉर स्ट्रेटजी रिथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव सिकरी, ये बुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और वर्तमान जो है कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने में काफ़ी सहायक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू बाई हर्ष पंत, ये मोदी गवर्नमेंट या सॉरी NDA गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह पे इंटीग्रेट करके दी गई है बुक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर सोर्सेज हैं जो हमारे पास, उनके बारे में हम देख लेंगे एक बार। IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर द डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस वेबसाइट है, जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और यहाँ से हम टॉपिक्स को कुछ रिलेट करेंगे, उठाएंगे। डिप्लोमेट्स वेबसाइट, यहाँ से भी हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट, यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स को लिया जाएगा, समझा जाएगा और उनको डिस्कस किया जाएगा इस पूरे जो सिलेबस है उसमें शामिल करके। और IR के जो एडिटोरियल्स हैं हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, वो भी हम इस टॉपिक में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों होपफुली मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे डिकोड करके दिखाया है आज, और फिर हम आगे भी इस क्लास में और भी सारी, अभी अगली क्लास में हम जो है इससे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए या इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म्स या टर्मोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो कि पूरे जो सिलेबस को समझने में काफ़ी आसानी, हमको सहूलियत प्रदान करेगी। या हम जब उत्तर अपना लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो उन टर्म्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव एक आंसर लिखेंगे। तो अगली क्लास हम कुछ टर्म्स का डिस्कस करेंगे सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे क्लास जारी रखेंगे।
तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसको मैं खुद पर्सनली 24 घंटे के भीतर रिप्लाई करूँगा। अगर और आपके पास अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर सुधार कर सकें और अपना प्रेजेंटेशन को और अच्छा इफेक्टिव और इम्प्रूव कर सकें जिससे आपको सहूलियत हो। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी का हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।